जयपुर आपको ले चलते हैं। जयपुर में आज से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है और ये दुगनी हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 4 गुना बढ़ा है और भारत विकास हर क्षेत्र में दिखता है। राज्य के विकास के ही देश का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मंत्र विकास भी विरासत भी। साथियों, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रहते हुए मानवता का कल्याण, ये भारत की फिलॉसफी के कोर में है। ये भारत का मूल चरित्र है। आज भारत की जनता अपने डेमोक्रेटिक हक के माध्यम से भारत में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दे रही है। साथियों, भारत के इन पुरातन संस्कारों को हमारी डेमोग्राफी यानी युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। आने वाले अनेक सालों तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में रहने वाला है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। साथियों, बीते दशक में भारत की युवा शक्ति ने अपने सामर्थ्य में एक और आयाम जोड़ा। ये नया आयाम है भारत की टेक पावर, भारत की डेटा पावर। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है।
वहीं अदानी समूह के राइजिंग राजस्थान समिट में शामिल हुआ और अदानी पोर्ट एंड एसईजेड के सीईओ करण अदानी ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। देश तेजी से विकास कर रहा है और राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। The Adani Group plans to invest over rupees 7.5 lakh crores across various sectors of the state economy, with over 50% of this investment being made over the next 5 years. Let me elaborate. We plan to build the world's biggest integrated green energy ecosystem involving 100 gigawatts of renewable energy, 2 million tons of hydrogen and 1.8 gigawatts of pump hydro storage. These investments will turn Rajasthan into an oasis of green jobs. Beyond energy, Rajasthan is critical to our ambition to become India's largest cement company. We will set up 4 new cement plants to build additional capacity of 6 million tons per annum in the state. In addition, there are other investment plans such as developing a world-class facility at Jaipur Airport, multimodal logistics parks and ICDs that will support your transformative plan for Rajasthan. चलिए अब दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो जारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में जोरदार ज़्यादातर नाम जो है पार्टी संगठन से हैं। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है और जंगपुरा से अब वो चुनाव लड़ेंगे। मनीष अपनी परंपरागत सीट पटपड़गंज से अवध ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया। आपको याद दिला दें, मनीष सिसोदिया 3 बार से 2013, 2015, 2020 में पटपड़गंज से जीते थे, लेकिन पिछली बार उनकी जो जीत का मार्जिन है वो सिर्फ 3000 रह गया था। इस वजह से उनकी सीट बदली गई है। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस का टिकट कटा है, वहाँ से आदिल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर इस पूरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 12 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं और 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्र को यानी कि अपने बच्चों को, अपने लड़कों को इसमें टिकट दिलाए हैं। एक चांदनी चौक से प्रहलाद सहानी, उन्होंने अपने बेटे को टिकट यहां से उनकी जगह पर दिया गया है और दूसरा जो टिकट है वो भी जो है एक दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर उसकी हम बात करें तो वहाँ पर भी कृष्णनगर में भी बग्गा साहब की जगह उनके पुत्र को टिकट दिया गया है। 2 हाई प्रोफाइल कैंडिडेट यानी कि मनीष सिसोदिया और राखी बिरला, उनका भी टिकट सीट जो है वो बदली गई है। राखी बिरला 3 बार से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रही थी, उनकी सीट भी इस बार बदली गई है और कम से कम 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो अभी अभी कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी ने अपने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। पहली लिस्ट 11 लोगों की हमने जारी की थी। आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने, पीएसी ने 20 और नामों पर अपना मुहर लगाया है, जिनके नामों की आज घोषणा की गई है। पार्टी की जो कोशिश ये है कि पूरे दिल्ली में जगह जगह पे जनता का फीडबैक लिया जा रहा है, परफॉर्मेंस को बेसिस बनाया जा रहा है, परफॉर्मेंस के आधार पर ही पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित कर रही है। Joining us now is the Delhi BJP President Viren Sachdeva ji with us. Sir, आज सेकंड लिस्ट जारी हो गई है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है, अवध ओझा को वो सीट दे दी गई है। बीजेपी से कैसे देखें? मनीष सिसोदिया की सीट बदली नहीं गई है, मनीष सिसोदिया भाग गए। पटपड़गंज में अगर 10 साल काम किया होता, लोगों की सेवा की होती तो मनीष सिसोदिया को भागना नहीं पड़ता। लेकिन मनीष सिसोदिया तुम कहीं भी भाग जाओ, शराब के ठेके तो तुमने पूरी दिल्ली में खोले थे, सब जगह जवाब देना पड़ेगा। जो कमीशन, जो दलाली, जो चोरी तुमने शराब के घोटाले में किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि उनके विधायकों के खिलाफ नकारात्मक माहौल है। दिल्ली में लोग उनके काम से खुश नहीं है और भ्रष्टाचार के कारण इनका हर विधायक जनता के बीच में जाने से कतरा रहा है। इसलिए बड़ी मात्रा में ये लोग टिकट काट रहे हैं। तो निस्संदेह संदेश सीधा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, ये जनता का नारा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आम आदमी पार्टी में बदलाव शुरू हो गया है। सर, आप कह रहे थे कि अभी फिलहाल की लिस्ट में मनीष सिसोदिया जी का सीट बदली गई है, अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी के भी सीट बदले जाएंगे? हमें ऐसी संभावना है, क्योंकि अमूमन क्या होता है, मुख्यमंत्री हो या इस तरह के बड़े नेता हो, ये लिस्ट पहली लिस्ट में आ जाते हैं ये नाम।
और अगर आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि हम आतिशी मार लेना को कहाँ से लड़वाएं, अरविंद केजरीवाल को कहाँ से लड़वाएं, तो आप समझ लीजिए कि इस पार्टी में डर कितना बड़ा है, क्योंकि दिल्ली को 10 साल में बर्बाद करने का काम किया। दिल्ली की जनता अब इनसे मुक्ति चाहती है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है सीट चेंज करने का, और साथ साथ ये भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी का ये मानना है कि एजुकेटर को अगर सीट जाएगी तो वो एजुकेशन हब बना रहेगा पथपरगंज। देखिए, मनीष सिसोदिया का अवध होजा के बारे में क्या मानना है वो जाने, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, एक बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसने इनके इस व्यक्ति पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। मुझे नहीं मालूम सच्चा या झूठा, लेकिन अगर एजुकेटर को सीट देनी थी अरविंद केजरीवाल, तो तुम जंगपुरा किस लिए जा रहे हो? दिल्ली में ये उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो कांग्रेस या बीजेपी में जिनको समायोजित नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये घबराहट है कि इनके पास अपना एक चेहरा नहीं है, अपने लोगों पे इनको भरोसा नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि डर कितना बड़ा है। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. चलिए, वक्त अब हो चुका है मोटरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस का। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जगदीप धनखड़ जो कि देश के राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, तो ये खबर इस वक्त बड़ी उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल इससे होगी। जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष जो है वो 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। जगदीप धनखड़ पे विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि उनका रवैया राज्यसभा में चेयरमैन के तौर पर जो है वो विपक्ष के खिलाफ रहता है। जगदीप धनखड़ के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और अब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बड़ी खबर है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ आरोप जरूर लगाता रहा है विपक्ष, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना एक बड़ी पहल होगी और ये तब हो रहा है जब दो प्रमुख राज्य विपक्ष हार चुका है, चाहे वो हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की। क्या विपक्ष के पास संख्या इतनी है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ वो इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित करा ले? देखिए, दो बातें हैं। आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, जब राज्यसभा में हंगामा हो रहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक्स को लेकर, तो उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपने ब्रीफिंग में कहा था कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपातपूर्ण राज्यसभा का सभापति नहीं देखा था। ये उनका एक आरोप था और उसकी वजह ये थी कि आज कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और विपक्ष का ये कहना था कि हम अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद मैंने जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, इस बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन जो पहल है वो कांग्रेस को करना होगा। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, अभी तस्वीर साफ नहीं है कि जब अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है तो जो अलग अलग गैर बीजेपी, गैर एनडीए दल हैं उनका क्या रुख होगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि जब भी महत्वपूर्ण मसलों पर राज्यसभा में बहुमत का सवाल आया है, सरकार हमेशा विपक्ष से आगे रही है। लेकिन इस बार अभी फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सहमति कुछ महत्वपूर्ण विपक्षी दलों में बनती दिख रही है कि लगातार
इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के जो सांसद हैं उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों को ये आरोप है विपक्षी दलों का, उनको राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो मौका देते रहे हैं। आज भी उन्होंने मौका दिया और विपक्ष को बोलने नहीं दिया। तो इस आरोप पर एक सहमति कुछ प्रमुख विपक्षी दलों में बनती जरूर दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगर औपचारिक तौर पर इस बारे में आगे पहल होती है तो कौन इसके साथ है और कौन इसके खिलाफ है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर है, इस पे विपक्ष जो है अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी जिस संगठन FDL-AP फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक की सह-अध्यक्ष है, उनके रिश्ते जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। इस बीच आज इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। किरण रिजिजू ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं राजनीति से इतर उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच में साठगांठ की जो बातें उजागर हो रही हैं वो गंभीर है। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं हम लोग एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। तो ये किरण रिजिजू इस वक्त बात कर रहे थे। हिमांशु हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, विपक्ष जो है वो लगातार इस तरीके से हमले कर रहा है, कांग्रेस का इसके ऊपर क्या जवाब है और क्या कम से कम इस पूरे पार्लियामेंट सेशन में अगर बात करें तो ये बीजेपी की तरफ से काउंटर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है? उससे पहले जरा बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। आज विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जिस तरह का रवैया सत्ता पक्ष का था लोकसभा और राज्यसभा में, आप खुद नहीं चाहते कि सदन चले। देखिए, ये कांग्रेस और विपक्ष बेवजह शोरगुल करके संसद को चलने नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये जॉर्ज सोरोस को लेकर भी बहुत सारे आरोप लगाए आज किरण रिजिजू ने, आप कैसे देखते हैं, क्या आधार है इसका? जॉर्ज सोरोस को जो उसके ऊपर आरोप लगा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ, ये 200% सच है। क्योंकि ना सोरोस जो है वो भारत एंटी भारत है और राहुल गांधी भी उसकी भाषा यहाँ बोलते हैं और वो इनकी भाषा बोलता है।
ये जो यहाँ बोलते हैं उसको देश के बाहर प्रचारित करता, जो वहाँ बोलता उसको ये प्रचारित करते। दोनों माँ बेटा मिलकर के भारत को तोड़ना तो चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच भी होनी चाहिए। ये लोग देशद्रोही। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV। वहीं बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सोरोस के मुद्दे पर सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। कुल मिलाकर सारी भारतीय जनता पार्टी एक एक कर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्या आरोप? हमने आरोप ये लगाया है, विदेश में बैठे हुए जॉर्ज सोरोस, जिन्होंने $1 बिलियन मैंने रखा है मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए घोषणा की थी, वो जिस संस्था को फंडिंग करता है उस संस्था की वाइस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी। हमारा कहना है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को, सरकार को अस्थिर करने की जो संस्थाएं विदेश में बैठकर षड्यंत्र कर रही हैं, उनके साथ कांग्रेस का संबंध है। इसलिए हमने सदन में नियमों के अंतर्गत चर्चा कराने की मांग की थी और कांग्रेस ने उस चर्चा का विरोध किया। आप किस आधार पर बात कर रहे हैं? प्रमाण है, ये सदन में देंगे। सदन में प्रमाण देना चाहते थे। 267 में हमने चर्चा की मांग की थी और वैसे भी सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। कभी कभी राष्ट्र हित का जब विषय आता है तो नियमों में भी नहीं आता हो तो अभी चर्चा करने का हक संसद को है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझकर जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट करने के इस तरह के मुद्दे हम तो पहला 1 हफ्ता सदन का बर्बाद किया। वो किस मुद्दे पे? क्या वो बुनियादी मुद्दा था? क्या देश की बुनियादी समस्याओं से जुड़ा हुआ था? और देश की बुनियादी समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों पर तो हमारा हमेशा से कहना है कि 0 आवर प्रश्नकाल बाधित नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बाधित किया। वहीं बीजेपी के लोकसभा सांसद और वक्फ बिल के संसदीय समिति के अध्यक्ष अवनिका पाल ने महाराष्ट्र के लातूर में वक्फ बोर्ड और किसानों के बीच उपजे नए विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बात की हमारे सहयोगी हिमांशु से। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल हैं। लातूर से जो खबर आई है कि किसानों को नोटिस मिला है वक्फ बोर्ड का, आप कैसे देखते हैं इस इशू को? नहीं, देखिए, आखिर वक्फ की प्रॉपर्टी वही हो सकती जो कोई व्यक्ति अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी को रिलीजियस पर्पजेज से, चैरिटेबल पर्पजेज से, पॉयस पर्पजेज से वक्फ करता है कि इसका इनकम गरीबों के लिए, पसमानदा के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इसका फ़ायदा चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए। अब अगर किसानों की जो प्रॉपर्टी है जिसको वो कल्टीवेट कर रहे हैं सैकड़ों साल से, आज उस प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड नोटिस दे रहा है तो आज ये अमेंडमेंट जो हम ला रहे हैं इसीलिए ला रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, जिस वक्त की प्रॉपर्टी हो वो रजिस्टर्ड हो, डीड हो और वामसी पोर्टल पे हो। लेकिन आज कर्नाटका में बीजापुर में 16,000 एकड़ लैंड को वक्त ने नोटिस दे दिया। हुबली है, बेलगाम है, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो यह जहाँ जहाँ इस तरह की बातें आती हैं, हम वहाँ के मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव को बुलाएंगे, उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे कि किसान की ज़मीन है कि वक्फ की है, कि गवर्नमेंट की ज़मीन है कि वक्फ की है, और उसके हिसाब से फिर हम उनसे साक्ष्य लेंगे। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य सचिव हैं उनको आप समन करने वाले हैं, नोटिस भेजने वाले हैं कि ये क्यों नोटिस वक्फ बोर्ड द्वारा जारी की गई? नहीं, उनसे हम स्पष्टीकरण लेंगे। हाँ। वो मुख्य सचिव आए और वो अपने अल्पसंख्यक सचिव को भेजें कि आखिर क्या किसान की ज़मीन को, आखिर अगर ये अमेंडमेंट आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है कि सरकार ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट हो, वक्फ हो, ये जो विवाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, UDA हो, ASI की, उसकी प्रॉपर्टी को कह रही वक्फ की प्रॉपर्टी हो, तो ये एक बार फुल प्रूफ हो जाए तो उस संबंध में जहाँ जिन राज्यों से आएगा हम वहाँ के मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक से स्पष्टीकरण मांगेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम उनको अपने कमेटी में विटनेस के रूप में बुला करके जानकारी लेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर में आज सुबह श्रीनगर बारामूला हाईवे पर संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बारामूला के पलहालन इलाके के पास ये बैग मिला जिसमें IED था, जिसके बाद इलाके में यातायात को रोक दिया गया और बम निरोधक दस्ते ने IED को डिफ्यूज़ किया। सुरक्षा बलों के जवानों ने इस इलाके पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आज सुरक्षा फोर्सेस ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। एक IED को डिटेक्ट करके नाकारा बनाया गया। आतंकियों ने ये पलहालन के नज़दीक जो पट्टन एरिया है वहाँ रखी थी एक बैग में। तो पहले ही जब आज यहाँ एक रोड ओपनिंग पार्टी है, हर दिन जब
आर्मी कॉन्वॉय या सिविलियन ट्रैफिक के शुरू होने से पहले सुरक्षा फोर्सेस की रोड ओपनिंग पार्टी वो सड़कों की सैनिटाइजेशन करते हैं, मेटल डिटेक्टर लेके, स्नाइपर डॉग्स लेके और फिजिकल तलाशी लेके चेकिंग करके। उसी दौरान एक बैग पाया गया जो एक आईडी निकली। उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने एक कंट्रोल मैकेनिज्म के ज़रिए उसको नाकारा बनाया। सैकड़ों गाड़ियाँ जो थी वो वहाँ दरमांदा पड़ी कई घंटों तक और बिलाखिर रोड को भी, हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। और इससे क्या लग रहा है कि एक तो कोशिशें जारी हैं आतंकियों की तरफ से इस तरह की घटनाएं की जाए, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा फोर्सेस की चौकसी, बर वक्त इस आईडी को बरामद किया गया, डिटेक्ट किया गया और उसके बाद नाकारा किया बना दिया और किसी जानी नुकसान, किसी डैमेज के बगैर इस हादसे को टाल दिया गया है, जो एक सुरक्षा फोर्स के लिए कामयाबी है। लेकिन इसके साथ चुनौती, चैलेंज ये भी है कि जो कोशिशें हो रही है यहाँ के अमन को दरहम करने की या नुकसान पहुँचाने की, वो भी आतंकियों की तरफ से जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ से 50 लाख रुपए की जबरन वसूली का मैसेज भेजने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली के बाराखंबा थाने में दर्ज किया गया है ये मामला। 48 साल का मोउद्दीन अंसारी रांची के पास से गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने अपनी बेटी के दोस्त को फंसाने के लिए केंद्रीय मंत्री के मोबाइल पर रंगदारी का मैसेज भेजा था। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी देने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने आरोपी मिनाजुल अंसारी को रांची के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शुक्रवार शाम को संजय सेठ के मोबाइल पर कई धमकी भरे मैसेज आए और फोन आए, जिसमें फोन करने वाला उनसे करीब 50 लाख की रंगदारी मांग रहा था। इसके बाद संजय सेठ ने दिल्ली के बाराखंबा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई। उस नंबर की जांच की गई जिससे ये फोन आ रहे थे। ये नंबर रांची के पास का निकला, जिसका ये नंबर था। उससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि उसने ये धमकी भरे फोन नहीं किए हैं। दरअसल जिसका ये मोबाइल था, उस युवक की दोस्ती एक लड़की से थी। उस लड़की का पिता है मिनाजुल अंसारी, जिसको अपनी लड़की की दोस्ती उस युवक से पसंद नहीं थी और इसी वजह से उसने लड़के को फंसाने के लिए उसके मोबाइल से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को कई धमकी भरे फोन किए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मिनाजुल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस उसे लेकर दिल्ली पहुंच गई है। पुलिस ने वो मोबाइल भी जब्त कर लिया है जिस मोबाइल से ये धमकी भरे फोन आए थे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं सीरिया में 11 दिन से जारी गृह युद्ध के बीच आखिरकार तख्ता पलट हो गया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए और उन्होंने रूस में शरण ली। असद के भागते ही सीरिया में जश्न शुरू हो गया। लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए और लूटपाट की। सीरियाई प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। विद्रोही लड़ाके सीरिया के प्रधानमंत्री को उनके दफ्तर से निकालकर एक होटल में ले गए। सीरिया के 5 बड़े शहरों पर अब विद्रोहियों का कब्जा है। अलेप्पो, हमा, होम्स, दारा और राजधानी दमास्कस में सीरिया के मौजूदा जो हालात हैं वो उसकी अगर 2011 में शुरुआत हुई थी। 13 साल से गृह युद्ध सीरिया में चल रहा है। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में बशर अल असद का विरोध शुरू हुआ और वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। असद ने विरोध करने वालों पर कठोर कार्रवाई की। वहीं से सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। इसके चलते 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। बहुत से शहर तबाह हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं और सालों से शरणार्थियों कैंपों में भटक रहे हैं। सत्ता से बेदखल होने और सीरिया छोड़ने के बाद बशर अल असद कहां गए, सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। रूसी मीडिया के हवाले से जानकारी दी गई कि सीरिया के राष्ट्रपति असद जो हैं वो परिवार के साथ मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस ने मानवीय आधार पर उनको अपने यहाँ शरण दे दी है। सवाल है कि असद मॉस्को क्यों और कैसे पहुंचे। क्यों पहुंचे, इसका सीधा सा जवाब तो यही है कि बशर अल असद जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुराने सहयोगी रहे हैं। उनके कार्यकाल में सीरिया जो है मध्यपूर्व में रूस का एक बड़ा सैन्य अड्डा रहा है। रूस न सिर्फ असद की सत्ता के साथ खड़ा रहा बल्कि अलग अलग मौक़ों पर विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी करता रहा।
कुछ दिन पहले ही जब अलेप्पो शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा किया तब और जब वो सिटी सेंटर पर जमा थे तब रूस के लड़ाकू विमानों ने बमबारी की और इसमें बड़ी तादाद में विद्रोही सैनिक जो हैं वो हताहत हुए। लेकिन असद की सत्ता को बचाने के लिए रूस का जो हवाई हमला है वो काम नहीं आया, क्योंकि विद्रोही जो हैं वो ज़मीन पर तेजी के साथ आगे बढ़ते गए और दमिश्क तक पहुंच गए। लिहाजा असद को दमिश्क से भागना पड़ा और जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक पहले उनका जो विमान है, जो कि सीरिया का एक विमान था, वो दमिश्क से लात किया गया जहां की रूस का सैन्य अड्डा है, और यहां पहुंचने से पहले सीरियाई विमान का जो ट्रांसपोंडर है उसको ऑफ कर दिया गया ताकि विमान कहां जा रहा है इसका पता न चले। और इसके बाद ही विमान के लापता होने की और क्रैश तक होने की जो कयास हैं वो लगाए गए। ये भी कहा गया कि इजराइल ने हमला किया और विमान जो है क्रैश हो गया। ये भी कहा गया कि असद की उसमें जान चली गई, लेकिन ये सब बातें जो है बेबुनियाद निकली। बताया जाता है कि लाताकिया से रूसी सैन्य विमान जो है वो असद और उनके परिवार को लेकर मॉस्को पहुंचा, जहां उनको शरण मिली है। जाने को तो असद जो है वो उनके ईरान जाने की भी खबर आई थी, लेकिन असद ने ईरान जाना मुनासिब नहीं समझा। तो इसके पीछे दो अहम कारण माने जा सकते हैं। एक तो ये कि ऐन मौके पर ईरान जो है वो असद की सत्ता को बचाने में नाकाम रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पिछले हफ्ते ही दमिश्क का दौरा किया था और असद से मुलाकात की थी, लेकिन इजराइल के साथ भारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति से जो उलझा हुआ ईरान है वो असद को पहले की तरह मदद नहीं कर पाया और इस वजह से भी असद की सत्ता जो है बहुत तेज़ी से चली गई। हालांकि रूस भी मदद नहीं कर पाया, लेकिन रूस क्योंकि यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है तो उसके पीछे की वजह ये रही। अब असद के ईरान जाने से जो बड़ा खतरा है होता वो उनका हमेशा पीछा करता, और वो खतरा है इजरायली हमले का खतरा। सीरिया में वो अपने जिस महल में रहते थे उसके नीचे बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक बड़ा बंकर है। ज़रूरी नहीं कि इस तरह की सुरक्षित रिहाइश जो है उनको ईरान में मिल पाती। और इजराइल जिस तरह से ईरान की राजधानी तेहरान तक में हमला करके हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार चुका है और उसके बाद से माना जा रहा है कि वो किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। ईरान में इजराइल की जो खुफिया उपस्थिति है वो अव्वल दर्जे की मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि वो खुफिया तंत्र को भेद चुका है वहाँ पर। ऐसे में असद की जान को हमेशा खतरा रहता, इसलिए रूस की राजधानी मॉस्को जो है उन्होंने जाना मुनासिब समझा, क्योंकि ईरान जो है उनके लिए ईरान जाना उनके लिए जान का खतरा जो है उसमें हो सकता था। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। लगातार स्कूलों, विमानों और को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं, अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे। बच्चों के भी स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भर के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट पे हर जगह बम फोड़ने की धमकियां आ रही हैं। इस किस्म की वारदातें दिल्ली के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास एक लिस्ट है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की धमकियों से बच्चों के और बच्चों के माँ बाप की मनोस्थिति पे क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति दहशत में आ जाता है। 12 मई को दिल्ली के 8 अस्पतालों को और दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। 24 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस जैसे हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज और कई अन्य कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकियां मिली। 20 अगस्त को साउथ दिल्ली के 3 मॉल और 1 अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के 100 अस्पतालों और 1 शॉपिंग मॉल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल धमकियां मिल रही हैं। 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। 28 नवंबर को प्रशांत विहार के एक पीवीआर में धमाका हुआ। 27 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी 8 विमानों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। और आज 9 दिसंबर को डीपीएस आरके पुरम और जीडी गोयंका
सहित 40 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। वहीं पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। सड़कें, घर, खेत खलिहान, गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। बड़ी संख्या में सैलानी भी बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का जो असर है वो मैदानी इलाकों पे भी दिखने शुरू हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को थोड़ी बारिश भी हुई और उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ पारा तेज़ी से लुढ़क रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश हो सकती है, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया है। साथ ही बद्रीनाथ के आसपास की पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। छोटा सा एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, बने रहिए हमारे साथ।